While in our last sitting, we discussed about some infections that were linked to outer ear, और आज हम इंशाल्लाह ताला कुछ उसी से मिलती जुलता ही एक कॉन्सेप्ट और भी है। बाज़-औक़ात हम इन तमाम सिचुएशंस को डिसऑर्डर के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें इन्फेक्शंस भी इंक्लूडेड हैं। बहरहाल आज कुछ कॉमन ऐसी सिचुएशंस का जिक्र करेंगे जो कि आउटर ईयर के साथ लिंक्ड हैं। सो हम अपने काम का आगाज़ करते हैं विद दिस स्लाइड। आई होप आप सब लोग इसको देख रहे हैं। सो डिसऑर्डर्स ऑफ आउटर ईयर। सो आउटर ईयर के जो हैं डिसऑर्डर्स, इसमें काफ़ी वैरायटी है, और इस वैरायटी में मैंने आपको लास्ट टाइम भी गालबन बताया था कि आउटर ईयर या पिन्ना के साथ कोई प्रॉब्लम हो तब भी हम इसको डिसऑर्डर ऑफ आउटर ईयर गिनेंगे। अगर इनर ईयर कनाल के अंदर कोई इशू है या ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सो दैट इज़ व्हेन वी आइडेंटिफाई इट एज अ डिसऑर्डर ऑफ द आउटर ईयर। अब सिचुएशन देखने की इसमें यहाँ पर ये है कि दिस इज़ होल रेंज ऑफ इश्यूज जो कि आउटर ईयर के साथ हो सकते हैं, और इन तमाम को हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं आज, सो दैट जो बहुत कॉमन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम आगाही हासिल कर सकें। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी ऑन द स्लाइड एज वेल। इसको सेरेमिनम इम्पैक्शन कहते हैं। अब सेरेमिनम क्या था? सेरेमिन जो था वो एक ऐसी इन्फेक्शन थी, इट वाज बेसिकली सिक्रीशंस इन द मिडल ईयर, और मिडल ईयर में वो सिक्रीशंस थी जो कि उसको मॉइस्ट रखने के लिए ज़रूरी थी। तो जो हेयर सेल्स थे वहाँ से सिक्रीशंस होती थी, और एक पंजेंट स्मेल वाला एक डिस्चार्ज होता था उनके अंदर, जो कि फॉरेन बॉडीज़ को अंदर आने से रोकता था, और जरासीम जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ जो है उसके लिए चैलेंज हो जाती थी वहाँ पर। सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट एज फार एज सेरेमन वाज कंसर्न। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सेरेमन ओवरडू हो जाता है। ओवरडू मीन्स कि ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा थिक हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और एट टाइम्स ये इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि कान की जो हमारी ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब, उसको बंद कर देता है, उसको नैरो डाउन कर देता है। एज अ रिज़ल्ट साउंड जो थी वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती, या अगर करती है तो बड़ी नैरो स्पेस से करती है, इफेक्टिवली नहीं कर सकती। तो हमने लास्ट टाइम भी गालबन ये जिक्र किया था कि जो कंडक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस ट्यूब का भी, क्योंकि अगर ट्यूब नैरो हो जाएगी या ट्यूब में कोई फॉरेन बॉडी आ जाएगी या ट्यूब के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐसे अराइज होते हैं, तो वो जो साउंड कंडक्शन है उसकी राह में रुकावट हो सकती है। यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि वैक्स या सेरेमन जो है ये ज़रूरी भी है आपके लिए। मैंने आपको बताया कि ये वहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और वो आपकी सेफ्टी के लिए है। एट टाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि हम अच्छे तरीके से ईयरबड्स लेकर और इसको कानों से साफ कर रहे होते हैं खुरच खुरच के। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने बेसिकली यू आर हर्टिंग योर ओन ईयर्स इन द लॉन्ग रन। तो आप उसको यू डोंट पुट दोज ईयरबड्स डीप इनसाइड, बल्कि जो बाहर बाहर से नज़र आ रहा है उसको आप ज़रूर साफ करें, बिकॉज ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। जब हम सोते या लेटते हैं तो वो सेरेमन जो है वो बाहर की तरफ ऊज आउट करता है, और एवरी डे यू माइट हैव टू क्लीन इट अप, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको इंटरप्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वी टेंड टू लाइक क्लीन इट डीप इनसाइड, विच इज़ नॉट गुड। अगर जैसे बताया कि एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, या उसकी जो विस्कोसिटी है, उसके जो बहने की, फ्लो आउट करने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है, थिकनेस होती जा रही है, यस दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल थी। हाँ, अब यहाँ पर आपको कुछ हेयर, ये कुछ बाल भी, हेयर भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा नाउ लुक एट द कलर ऑफ इट, इट्स डार्क ब्राउन एंड लुक्स हार्ड व्हेन यू ट्राई टू टच। ये थोड़ा सा आपको हार्ड भी नज़र आ रहा है। सो इट मीन्स कि यहीं से तो एयर ने कंडक्ट करना था इनसाइड। तो ऑरिकल बेचारा अपनी तरफ से तो इकट्ठी कर रहा है साउंड वेव्स और उनको ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है इन द ऑडिटरी कनाल, लेकिन वहाँ पर आगे से रास्ता ही बंद है। तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की, और इसको इसको ठीक करना या इसको मैनेज करना कतई मुश्किल नहीं है। देयर आर मेनी वेज जिससे हम इसको क्लीन आउट कर सकते हैं, और वी कैन
get our good connection back. इसके अलावा जो दूसरी कॉमन चीज़ है, बच्चे अमूमन कानों में कुछ डाल लेते हैं, कुछ फॉरेन बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनिक हों या इनऑर्गेनिक हों, वो बाज़ औक़ात हमारे कान के अंदर रह जाती हैं। जैसे कॉटन टिप्स लिखा हुआ है, बीड्स लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें हमारे कान के अंदर रह जाती हैं। तो डेफिनेटली एक ऑडिटरी ट्यूब था, एक पैसेज था साउंड को कंडक्ट करने के लिए, वो बंद हो जाएगा। तो आप क्या करें, जब आप ENT वाले के पास जाएंगे तो समहाउ ही विल मैनेज और उन तमाम चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। न सिर्फ ये कि साउंड जो है वो बजाते खुद इंटरप्ट होती है ट्रैवल करने से, बल्कि इट एड्स टू द ट्रॉमा एज वेल। और अगर आप निकालते निकालते उसको और आगे पुश कर दें तो वो ये भी हो सकता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भी वो चीज़ चली जाए। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लोहे का गेट तो है नहीं, इट्स अ सिंपल मेम्ब्रेन, सो इफ़ यू पुश इट हार्ड तो वो उसको भी रप्चर करके और अंदर जा सकती है कोई भी चीज़ जो है। तो आपने देखा ना, एक इस्थमस का हमने जिक्र किया था जहाँ पर के नैरोइंग हुई थी इस ऑडिटरी ट्यूब की। तो वो ऑडिटरी ट्यूब की जो नैरोइंग है वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था। सो एट टाइम्स वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है और ये जो फॉरेन बॉडीज़ हैं ये डीप इनसाइड द ईयर जो है वो चली जाती हैं। एक और चीज़ देखिए, कान के ऊपर कुछ ग्रोथ्स निकल आती हैं या ट्यूमर्स निकल आते हैं। ट्यूमर भी कहते हैं ग्रोथ को। आपकी जो ये जो लेयर है एपिथेलियल लेयर, जो स्किन जिसको कहते हैं, अब इसके ऊपर जब भी कोई आउट ग्रोथ निकलेगी तो उसको हम ट्यूमर या सिस्ट कहते हैं। अब वो जो ट्यूमर्स हैं वो क्या चीज़ हैं और वो ग्रोथ्स को हम कैसे स्टडी करेंगे। अब अगर आप पहले इस डायग्राम को देख लें तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझाऊंगा। नाउ दिस इज अगेन द ऑडिटरी कैनाल एंड दिस पार्ट, इसको आप देख रहे हैं कि ये एक बल्ब नुमा एक आउटग्रोथ जो है उसके ऊपर निकल आई है। दिस इज अ ट्यूमर, ठीक है। अब ट्यूमर की कई टाइप्स होती हैं, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पेडंकलेटेड होते हैं, जिनकी एक पेडंकल या एक टहनी की तरह वो अपने बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेसाइल हैं। सेसाइल से मुराद कि वो बिल्कुल एक दाने की तरह हैं और वो हिलते नहीं हैं। तो कुछ मोके की तरह आपको नज़र आएंगे, वो भी ट्यूमर कहलाएंगे, और कुछ दानों की सूरत में नज़र आएंगे, वो भी आपको जो है ये सारे के सारे ट्यूमर्स ही हैं। तो ये जो ट्यूमर्स हैं इनके अंदर जो बहुत कॉमन है उसको कहते हैं एक्सोटोसिस। तो ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर बिनाइन। बिनाइन मीन्स खतरनाक नहीं है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि हमने जिक्र किया था मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का या मेलिग्नेंसी ऑफ एन इन्फेक्शन। तो उसमें ये होता है मेलिग्नेंट अगर हो तो वो नेबरिंग जो सेल्स हैं उनको इन्वेड कर देता है, उनकी नेचर इन्वेजिव होती है। लेकिन जो बिनाइन है ये इन्वेजिव नहीं है, ये इसी तरह इसी जगह पर लोकलाइज रहेंगे। हो सकता है कि इनका साइज बड़ा हो जाए, लेकिन ये बिनाइन है, खतरनाक नहीं है। तो एक्सोटोसिस आर बिनाइन बोनी ग्रोथ कवर्ड बाय स्किन। तो नाउ दीज, अब इसके नीचे एक छोटी सी बोन भी होगी जिसके ऊपर एक सरफेस लेयर आ जाती है स्किन की। These are often seen in those who have been repeatedly exposed to cold water. ये स्विमर्स के साथ अमूमन ये वाले मसाइल होते हैं। जब देखो कान की स्किन बहुत सेंसिटिव है और इफ़ इट इज़ एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तो फिर इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। तो वो आपको डेफिनेटली बॉदर तो करेगा। They do not typically cause any trouble with the hearing as they do not typically occlude the ear canal. अब जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, उम्मीद तो नहीं है कि ये इसकी कंडक्शन को अफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन नैरो डाउन तो उसने कर दिया ना। और अगर लेट अस सपोज ये एक्सोटोसिस जो है ये और बड़ा हो जाता है, अगर ये और बड़ा हो जाए तो द चांसेस आर देयर कि ये इसकी जो फ्री जर्नी थी उस साउंड वेव की उसको इंटरप्ट तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। लेकिन बहरहाल ये बिनाइन है, ये भी एक कंडीशन है जिससे कि आउटर ईयर के मसाइल हो सकते हैं। तीसरे में देखें कि एक्सटर्नल ओटाइटिस का हमने लास्ट टाइम ड्राइविंग मोड पे रखिए ताकि ऑन ही ना हो सके। आगे इन्फेक्शन जो है काइंडली प्लीज आप लोग म्यूट करें। मोहसिन एंड फातिमा, आज दो ऊपर बैठते हैं। हाँ ओके मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर के अंदर हम थे। एक्सटर्नल ओटाइटिस इज द आउटर इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर और इसको स्विमर ईयर्स भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड बाय सीडोमोनास बैक्टीरिया।
नाउ दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये आपको इन्फेक्शन नज़र आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि जब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया हैज़ अफेक्टेड समहाउ, और ये बैक्टीरिया की वजह से यू कैन सी दीज ग्रोथ्स। दिस कैन क्रिएट पेन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, इचिंग एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ये सारा कुछ ही होगा, ज़ाहिर है ज़ख्म हो गया, तकरीबन पेन भी है इसको और इसकी स्वेलिंग भी है, हो सकता है कि यहाँ से कोई डिस्चार्ज भी रिलीज हो। बहरहाल इसके लिए दिस इज़ द कंडीशन, देन ऑफ कोर्स आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखने वाली है कि जस्ट इमेजिन यू हैव गॉट दिस ईयर, और अब आपको तकलीफ इतनी ज़्यादा है इवन यहाँ पर कि आपको वो जो हवा आपके पास से गुजर रही है वो भी आपको हर्ट कर रही है। इट्स अ पेनफुल कंडीशन। तो ये पेनफुल कंडीशन ना आप इस तरफ को सो सकेंगे, यू विल ऑलवेज बी वरीड अबाउट योर ईयर। तो क्योंकि ईयर जो है वो मार्जिन पे होता है ना, तो मार्जिन पे कोई भी चीज़ होगी उसके ज़्यादा लाइकलीहुड होती है कि वो हर्ट हो सकती है कि कोई चीज़ लगने से। लिहाजा यू विल बी मोर कॉशियस, और आपकी हेयरिंग जो है वो सर्टनली, कंडक्शन तो उसमें अफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन ये है कि पेन जो है वो आपको इस कदर होगा कि आप इस कान को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे, ना चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इट माइट हैव अ हर्टफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। मूविंग अहेड, एक है फरंकल। अब फरंकल क्या चीज़ है? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है इसके अंदर हेयर सेल्स हैं। अब ये जो हेयर है, ये जो बाल नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इनका बेसिकली तो काम यही था कि यहाँ से कान जो था वो ऑक्सीजन लेता था, सेल्स जो थे वो रेस्पायर करते थे, उसके अलावा यहाँ से कुछ सिक्रीशंस निकला करती थी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो इन्फेक्शन है वो इन ईयर कनाल के अंदर जो ये छोटे छोटे हेयर फॉलिकल हैं इनको भी अफेक्ट कर देती है। सो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस, और ये जो है बेसिकली इस किस्म की इन्फेक्शन का बायस बनता है जो कि हेयर सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है। सो हेयरिंग लॉस में अकर व्हेन अ फरंकल कंप्लीटली अक्लूड्स द ईयर कैनाल, और ये जो हेयर फरंकल है इसके नतीजे में अगला रिएक्शन क्या आता है उस जगह का कि वो स्वेल अप कर जाती है, और वो स्वेल अप इतनी भी कर सकती है कि आपकी ईयर ट्यूब को, ईयर कैनाल को जो है वो कंप्लीटली अक्लूड कर दे। और अगर वो अक्लूड करेगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमेशा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। आउटर ईयर और मिडल ईयर के अंदर जब कोई प्रॉब्लम होता है इट में रिजल्ट्स इन अ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ठीक है, तो आउटर का काम भी कंडक्शन था, इन मिडल का काम भी कंडक्शन था, लेकिन इनर का काम कुछ और था, इसीलिए हमने इनर को अलहदा से डिस्कस किया, और उसके जो कंसर्न्ड डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं होता बल्कि सेंसरी न्यूरल जो है वो हेयरिंग लॉस कहलाता है। उस बारे में हम अभी दोबारा देखते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं कंजेनिटल malformations। कंजेनिटल malformation से कि देर आर सम कंजेनिटल फैक्टर्स जो कि पैदाइश के वक्त से ही इन्वॉल्व हो गए थे। लाइक फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो पिन्ना है, एक तो वो बहुत ही रूडिमेंट स्टेज पर है, बहुत ही बुनियादी स्टेज पर है, परहैप्स इसकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाई जैसे कि इट हैज़ टू ग्रो अप। और उसके साथ दूसरी चीज़ आप देखें कि इसका जो ईयर कनाल है वो अक्लूडेड है। अक्लूडेड होने की वजह से अब इशू ये है कि साउंड वेव्स अंदर जा ही नहीं सकती। तो अगेन कंडक्शन का तो एलिमेंट आएगा, लेकिन ये कि अब इसमें ऑरिकल भी प्रॉपर नहीं है और द ओपनिंग इज़ नॉट देयर। देयर कैन बी सम ग्रेव इंसिडेंसेस के जिसमें कि इसको कंडक्शन का इशू ऑब्वियसली होगा। Microtia is a congenital deformity wherein the pinna is either small, abnormally shaped, or absent. It can occur in just one side or on both sides. So इसको माइक्रोशिया कहते हैं। वैसे माइक्रोशिया का मतलब होता है छोटा काम, माइक्रो साइज होना किसी चीज़ का। तो अब जैसे ये भी नज़र आ रहा है ये माइक्रोशिया की कंडीशन तो है, इसके अलावा ये कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, साइज में फ़र्क भी आ सकता है, उसकी शेप भी किसी और तरह से हो सकती है, और फाइनली ये कि ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। अब एट्रीजिया इज अ मेलफॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल। अब
ये जो इस केस में हमें नज़र आ रहा है, इसको माइक्रोशिया भी है और एट्रीजिया भी है. सो एट्रीजिया इज कि देयर इज नो ओपनिंग, यू कैन सी को मेल फॉर्मेशन है. सो अमूमन ये कान के एक साइड पर होती है, जस्ट वन साइड, एंड इट कैन बी कंप्लीट ऑन ऑन पार्शियल क्लोजर. और ये मुकम्मल तौर पे भी बंद हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि छोटी सी ओपनिंग इसके अंदर हो. तो व्हेन द ईएनटी सर्जन्स हैव टू डिसाइड कि इसके कान का अब क्या करना है, तो वो बेसिकली इसको देखते हैं थ्रू द एक्सरेज एंड थ्रू द एंडोस्कोपी, और देखते हैं कि कान के अंदर बाकी अंदर वाली ट्यूब एग्जिस्ट करती है कि नहीं. अगर अंदर वाली एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर ये ऊपर से उसके अंदर एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वो मुकम्मल हो जाती है जगह, और द ओपनिंग इज created while during surgeries. तो the extent of closure directly affects the person conductive hearing loss. और ये तो आपको समझ आ रही है कि कितना अट्रेजिया है, क्या मुकम्मल अट्रेजिया है या नैरोइंग हुई है उस ऑडिटरी ओपनिंग की, तो इसी सूरत में उसकी कंडक्शन भी उसी तरीके से अफेक्ट होगी. सो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन में दो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कि माइक्रोएशिया और एट्रीजिया की वजह से हैं. सो आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, देखो एक तो फैक्टर हो गया हेयरिंग का, इसके अलावा भी तो फैक्टर्स हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिकली भी तो ये एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है इन लोगों के लिए. सो बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक सर्जन जो हैं वो दे लुक फॉर ऑप्शंस जिसकी मदद से एक आर्टिफिशियल पिन्ना जो है वो क्रिएट किया जाता है और कान के साथ इस जगह पर अटैच कर दिया जाएगा. सो ओपनिंग भी क्रिएट की जा सकती है अगर अंदर वाला बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं, तो यस ओपनिंग कैन बी डन. और ऑरिकल भी जो है वो रिपेयर भी किया जा सकता है सर्जिकली, और उसके अलावा आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड ईयर्स भी जो हैं इसके अंदर ऑरिकल्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं. So this is a very brief introduction of what the disorders of outer ear are. I would like कि आप इस तमाम डिस्कशन को अपने पिछले लेक्चर के साथ रिलेट कीजिएगा, and try to come up with a combined sort of effort as far as outer ears are concerned. तो इसमें आप डिसऑर्डर्स को भी मेंशन कीजिए, और इन्फेक्शन काफ़ी डिटेल में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सो आप काइंडली उसको भी देखिएगा. सो विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट